आज हम शुरुआत कर रहे हैं मौर्य प्रशासन। सामान्य अध्ययन के लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए उसके हिसाब से मौर्य प्रशासन का जो केंद्र बिंदु है वो है राजा। वैसे तो प्राचीन भारत में या मध्यकाल में या आधुनिक काल में भी प्रशासन का केंद्र बिंदु हमेशा हेड ऑफ द स्टेट ही होता है और प्राचीन काल और मध्यकाल में वो राजा ही होता था। कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो मौर्यों से आरंभ होकर के और आगे जितने भी शासक आएंगे सभी के ऊपर लागू होती हैं। जैसे कि राजा सर्वोच्च पदाधिकारी है किसी भी साम्राज्य में, तो मौर्य साम्राज्य में राजा सर्वोच्च है। वो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, उसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम है। वो सर्वोच्च न्यायाधीश भी है, किसी भी मामले में वो अंतिम निर्णय करता है और विधायिका भी वही है, मुख्य कानून निर्माता भी वही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रत्येक प्रकार की शक्ति का एकमात्र स्रोत राजा है और वो सुप्रीम है। नंबर 2, वो वंशानुगत है। पिता के बाद पुत्र को गद्दी चली जाती है। हालांकि वंशानुगत होने के बावजूद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो जाते हैं। उत्तराधिकार के लिए स्पष्ट नियम तो नहीं है कि बड़े पुत्र को गद्दी मिलेगी, क्योंकि हमने पुत्रों के बीच में संघर्ष देखा, जैसे कि बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम और छोटे पुत्र अशोक के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। तो वंशानुगत होने के बावजूद उत्तराधिकार युद्ध हो जाया करते थे। वंशानुगत व्यवस्था में 2 पॉइंट और हम देख लेते हैं। शासक सर्वोच्च और वंशानुगत होने के साथ साथ निरंकुश भी है, और अगर निरंकुशता बचाए रखनी है, सर्वोच्चता बचाए रखनी है, गद्दी को अपने परिवार में बचाए रखना है, तो उसको अपने आसपास अपने समर्थकों का, वफादार लोगों का एक समूह भी इकट्ठा करना होगा। तो निरंकुश के साथ साथ वहां पर हम लिख सकते हैं भाई भतीजावाद, अर्थात जो महत्वपूर्ण पद हैं वो परिवार में रहने चाहिए। तो नेपोटिज्म। मौर्य प्रशासन में एक नया तत्व अशोक के समय इंट्रोड्यूस होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अपने आप को राजा कहते हैं, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, राजा बिंदुसार। वो भारी भरकम उपाधियां नहीं ले रहे हैं। अभी आपको महाराजाधिराज, परम भट्टारक, वो उपाधियां जो गुप्त प्रशासन में दिखाई देती हैं वो यहां पर नहीं दिखाई देंगी। राजा ही सर्वोच्च है। लेकिन अशोक उसमें एक नया तत्व जोड़ेगा, एक दैवीय तत्व। अब यहां पर राजा अपने आप को देवताओं का प्रिय बता रहा है। ये पहली बार हो रहा है भारत में जब राजाओं की तुलना, राजा मतलब तुलना तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को देवताओं का प्रिय बता रहा है, सामान्य प्रजा से अलग। वो राजा है, उसके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है। आगे चलकर के मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में हम देखेंगे कि राजाओं की तुलना देवताओं से होने लगेगी। ये कहा जाने लगेगा कि राजा तो पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता है। वो स्थिति अभी नहीं आई है, देवानाम पीय तक सीमित है। राजा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा कि चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री था, वो कहता है कि राज्य रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं, और राज्य जो है वो जैसे रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार से राज्य भी एक पहिए पर नहीं चल सकता।
तो एक पहिया तो है राजा और दूसरा पहिया है उसके एडवाइजर, उसके मिनिस्टर, मंत्री। तो राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए, एक राजा और एक उसके सलाहकार, उसके मंत्री। अकेला पहिया नहीं चल सकता। चाणक्य ने मंत्रियों का इतना महत्व माना है, तो मौर्यों के पास एक मंत्री परिषद है और मौर्यों की मंत्री परिषद के बारे में जो जानकारी मिलती है तो मंत्री परिषद बहुत विशाल है। अब एक किताब में लिखा हुआ मिलता है कि मौर्यों की मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे। मंत्री परिषद ना हुई, दरबार हो गया राजा का, तो निश्चित तौर पर राजा को एक छोटी मंत्री परिषद भी चाहिए होगी, एक छोटी टीम भी चाहिए होगी। तो हमें अर्थशास्त्र में एक शब्द मिलता है मंत्रिण, जो कि एक छोटा समूह है जिसमें राजा के अलावा कुछ खास लोग जैसे कि प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज, हो सकता है कुछ और भी लोग इसमें सम्मिलित हों, लेकिन ये कुछ खास लोग हैं मंत्रियों में। चाणक्य जो है वो राजा को हमेशा मंत्रियों से सलाह लेने की बात कहता है, लेकिन वो सावधान करता है कि कभी भी किसी एक मंत्री, अकेले मंत्री से सलाह ना ली जाए, क्योंकि वो राजा को गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। राजा को दो मंत्रियों से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र कर सकते हैं राजा के खिलाफ। तो हमेशा राजा को 3, 4, 5, 2 से ज्यादा मंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए या एक ही मुद्दे पर अलग अलग लोगों से बात करनी चाहिए। यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण एक खास प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंत्रियों का चुनाव किया जाता था, उनके गुणों की जांच की जाती थी। तो उपधा परीक्षण एक प्रकार की परीक्षा है जो मंत्रियों की नियुक्ति से पहले ली जाती थी। अब जो मौर्य प्रशासन है उसका आधार दो शब्द हैं। जीएस में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बुनियाद है तो दो शब्द हैं, तीर्थ और अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो तीर्थ हैं। एक तीर्थ के पास एक मंत्रालय है, एक विभाग मान लीजिए, और संख्या जो है वो 18 है। 18 जो संख्या है वो महत्वपूर्ण है। जो महाकाव्य है रामायण, उसमें भी प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई गई है। तो तीर्थ 18 हैं और उन तीर्थों के सबऑर्डिनेट 26 अध्यक्ष हैं। संभवतः मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में मजिस्ट्रेट वर्ड का जिक्र किया है, तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं ये अर्थशास्त्र के अध्यक्ष हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो क्या 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष हम लोगों को पढ़ने चाहिए, याद करने चाहिए? नहीं, क्योंकि इस प्रकार से तो फिर हमें सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। तो जीएस के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए हमें न्यूनतम क्या कर लेना है? जैसे यहां पर मैंने 5 नाम लिखे हैं जो हमें सीधे सीधे समझ में आते हैं। प्रधानमंत्री होता है, पुरोहित होता है, सेनापति होता है, युवराज होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 तो वैसे ही अलग हो गए, अब 14 बचते हैं। उन 14 में से 3, 4 हम 5 और कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री, जैसा कि हम जानते हैं, अन्य मंत्रियों और राजा के बीच में एक कड़ी का काम करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और चाणक्य ने कुछ समय तक फिर अपनी सेवाएं बिंदुसार को भी दी, और बिंदुसार का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ सुसीम और अशोक में, तो राधागुप्त ने अशोक का पक्ष लिया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। पुरोहित, राजा का धार्मिक सलाहकार,
आपको ध्यान होगा ऋग्वैदिक काल में पुरोहित राजा का धार्मिक सलाहकार होता था। वहां से हमें प्रमाण मिलने लगते हैं कि राजा के दरबार में एक पुरोहित होगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल का पुरोहित युद्ध क्षेत्र में लड़ने भी जाता था, वो सेनानी भी होता था। उत्तर वैदिक काल में पुरोहित ने अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। अब उसका कार्य था राजा को धार्मिक और राजनैतिक विषयों पर सलाह देना। आप रामायण में देखिए, महाकाव्य है, वशिष्ठ धार्मिक सलाहकार भी हैं, लेकिन वो राजनैतिक मामलों पर भी दशरथ को और राम को सलाह देते हैं। एक ही व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोनों भूमिकाओं का निर्वाह कर रहा है। चाणक्य, वो प्रधानमंत्री भी है और पुरोहित भी है। सेनापति, सेनापति जो सेना का संगठन करे, चाहे मौर्य काल हो या गुप्त काल हो या मध्यकाल में कोई भी साम्राज्य हो। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, सेनापति किसी भी युग में सैनिक संगठन के लिए जिम्मेदार है, अर्थात उसके जिम्मे सेना को तैयार करना है। अस्त्र शस्त्र की खरीद फरोख्त, जांच पड़ताल, सैनिकों की ट्रेनिंग, यहां तक कि सैनिकों की वेतन भी। लेकिन सीधे सेना का नेतृत्व सेनापति को कम दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। जब भी सेना मार्च करती थी, जब भी सेना किसी अभियान पर जाती थी, तो हमेशा राजा खुद जाता था या फिर राज परिवार के किसी व्यक्ति को, जैसे कि अपने पुत्र को या भाई को कमांडर बना करके भेजा जाता था, ताकि सैनिकों को पता रहे कि रियल बॉस कौन है। क्योंकि उस युग में जो सत्ता का आधार था वो सेना थी। तो हमेशा राज परिवार से किसी न किसी को, या राजा खुद। अगर राजा ने सेना का नेतृत्व करना छोड़ दिया और सेनापति के भरोसे वो निश्चिंत होकर के बैठ गया, तो दो ही परिणाम होते थे, या तो वो कठपुतली शासक बन जाएगा या फिर वो मार दिया जाएगा। पूरा इतिहास इस तरह के उदाहरणों से भरा पड़ा है। बृहदत्त, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था, अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग के हाथों मार दिया गया, क्योंकि उसने सेनापति के हाथ में पूरी सेना दे दी, वही नेतृत्व कर रहा है। और 18वीं शताब्दी पेशवा, जब छत्रपति ने नेतृत्व पेशवा को दिया, तो फिर छत्रपति को महल तक सीमित कर दिया। तो सेनापति, युवराज, तीर्थ में युवराज की भी भूमिका है। और युवराज का पहला जिक्र हमें उत्तर वैदिक काल में रत्निन में मिलता है, कोई नया शब्द नहीं है। राजा के पुत्रों में से एक पुत्र जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। आप राजा के प्रत्येक पुत्र को युवराज नहीं कह सकते, इंग्लिश में इसको हम क्राउन प्रिंस कहते हैं, होने वाला राजा। तो मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार को यह पद मिला, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में ही बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, फिर राजा भी बना दिया। बिंदुसार ये काम नहीं कर पाए, तो उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। युवराज घोषित कर देने के 3 महत्वपूर्ण परिणाम थे, सकारात्मक परिणाम। एक तो जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो सकता था राजा की मृत्यु के बाद, उसकी संभावना न्यूनतम हो जाती थी। हम ये तो नहीं कह सकते कि संघर्ष नहीं होता, लेकिन न्यूनतम हो जाती, क्योंकि सभी भाइयों को स्पष्ट हो जाता कि ये राजा बनेगा। दूसरे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे तीर्थ हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पता है कि ये भविष्य का शासक है, तो उनके साथ बेहतर तालमेल हो जाएगा और अनुभव, प्रशासन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसको। राजा बनने से पहले वो सीख जाएगा चीजों को। अब इसके बाद कुछ और तीर्थ देख लेते हैं, जैसे कि सन्निधाता।
दो तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो सन्निधाता और एक समाहर्ता। समाहर्ता जो है वो राजस्व विभाग का प्रधान है, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। पूरे राज्य में जो भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, उसका हिसाब किताब इसके पास है। समझ लीजिए आधुनिक वित्त मंत्री की भूमिका में है ये। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख है। और सन्निधाता कौन है? सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषागार जो है वो उसको संभालता है। तो वो राजकीय कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरार है, पूरा खजाना उसके पास है। अगर आप 18 के 18 तीर्थ एक बार देखें और 26 अध्यक्ष देखें तो आपकी समझ में एक बात आएगी, पूरा का पूरा मौर्य प्रशासन राजस्व, समस्त अधिकारियों का 2/3 हिस्सा राजस्व में चला जाता है और दूसरा सेना। तो अधिकतर मंत्रालय या तो राजस्व देख रहे हैं या सेना को देख रहे हैं। और यह स्वाभाविक भी है, प्राचीन काल में जो राज्य होते थे उनको हम कल्याणकारी राज्य नहीं कहते, हम उनको पुलिस स्टेट या मिलिट्री स्टेट कहते हैं, क्योंकि राज्य के दो ही कार्य होते थे, सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना रखना और उस सेना को मेंटेन रखने के लिए और राज्य की बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से टैक्स वसूलना। इसीलिए पुलिस स्टेट कहलाता था। तो कुछ प्रमुख तीर्थ आप देख सकते हैं इस तरीके से। आगे चल करके हम प्रशासन में थोड़ा और पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने बोला कि राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी भी है, वो मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन उसके नीचे भी तो एक सिस्टम होगा। तो अगर उसके नीचे एक सिस्टम है तो राजा के ठीक नीचे कौन दो लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं राजा के नीचे? तो हमें एक नाम मिलेगा व्यवहारिक, और हमें व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायालय का जज है, न्यायाधीश है, और वो तीर्थ है, यानी उसके ऊपर सीधे राजा होगा। इसके अलावा हमें एक और अधिकारी मिलता है, वो भी न्यायाधीश ही है, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश है। फौजदारी न्यायालय को मौर्य काल में बोलते थे कंटक शोधन। कंटक शोधन, काटे और शोध, तो कंटक शोधन। और दीवानी न्यायालय धर्मस्थीय। तो इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो नाना करते हुए भी 18 में से 10, 12, 15 तीर्थ आपके सामने आ ही जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीर्थ तो हमने यहाँ देखे और 2 हमने न्यायाधीश देख लिए, प्रदेष्टा और धर्मस्थीय, तो 8 तो हो ही गए। अध्यक्ष, जो 26 अध्यक्ष हैं इनमें से मैं आपको 4-5 बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इसका एक तरीका ये भी है, आप साथ साथ प्रीवियस ईयर्स भी देखिए, जो लास्ट 33 ईयर्स के प्रश्न हैं, तो आप पाएंगे कि 5-7 तीर्थ और 5-7 अध्यक्ष, उनके इर्द गिर्द ही पेपर घूम रहा है। हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे उसके मुकाबले। अध्यक्ष में पर्ण्याध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष जो है वो वाणिज्य विभाग यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स का हेड है। दरअसल जब आप अध्यक्षों की सूची देखेंगे तो समझ में आएगा कि चाणक्य ने क्या कमाल किया है। उसने लगभग पूरा प्रशासन राजस्व संबंधी मामलों पर लगा दिया है। लगभग हर पॉसिबल सोर्स से टैक्स वसूला जाता था। तो जो अध्यक्ष हैं उसमें पर्ण्याध्यक्ष है, उसमें सुराध्यक्ष है,
सुराध्यक्ष यानी कि जो उस जमाने में सुरा यानी कि वाइन लिक्वर जो शराब की दुकानें होती थी उनको मैनेज करता था। अर्थात उनसे जो आय होती थी उसका एक हिस्सा टैक्स के तौर पर राजा को देना होता था और उसकी जिम्मेदारी जो थी वो सुराध्यक्ष की थी। या फिर सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष पूछा गया है परीक्षा में, पण्याध्यक्ष भी पूछा गया है और ये दोनों काफी पूछे गए हैं। सीता शब्द हमें वैदिक साहित्य से मिलना शुरू हो जाता है, संबंध भूमि से है। तो जो मौर्यों के शासनकाल में जो राजकीय भूमि होती थी उसका जो अध्यक्ष था वो सीताध्यक्ष कहलाता था। तो आप और भी इसी तरीके से अध्यक्ष देख सकते हैं। एक अध्यक्ष जो और जान लीजिए, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो है वो टकसाल या मिंट जहां पर सिक्के ढाले जाते थे मौर्य काल में, ये उसका हेड होता था। और लक्षणाध्यक्ष के साथ एक बार एक प्रश्न और पूछा गया था कि मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कौन होता था, और अगर नहीं पता हो तो फिर उत्तर गलत होगा ही होगा। रूप दर्शक क्वालिटी चेक लक्षणाध्यक्ष के साथ मिलकर काम करता था। इसका काम था मिलावट को रोकना, कॉइन्स या सिक्कों की शुद्धता की जांच करना कि अगर सिल्वर कॉइन बन रहे हैं या कॉपर कॉइन बन रहे हैं तो उसमें सिल्वर के ही बने, कॉपर के ही बने, मिलावट ना हो जाए। तो तीर्थ हो या अध्यक्ष हो, आप इसको शब्दावली के तौर पर भी देख सकते हैं, किसका क्या अर्थ है थोड़ा सा समझ लेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। तो केंद्रीय प्रशासन में इतना न्यूनतम है जो आपको जीएस में देखना चाहिए। एक अधिकारी बस मैं आपको और बताता हूं, एक ऐसा अधिकारी जो ना तो तीर्थ में है ना अध्यक्ष में है, उसके बावजूद वो इतना महत्वपूर्ण है कि चाणक्य कहता है कि राजा को उससे मिलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फिर चाहे राजा शयन कक्ष में हो, भोजन कर रहा हो, कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रहा हो, अगर महामात्या स्पर्श मिलने की इजाजत मांगता है तो उसको इजाजत देनी चाहिए। अर्थात मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था है उसका जो हेड है, और आप जानते हैं कि वर्तमान में भी जो गुप्तचर संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी देश में, उनका हेड अगर देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है तो जितना जल्दी संभव हो उसको टाइम दे दिया जाएगा, तुरंत बुला लिया जाएगा, क्योंकि पता है प्रधानमंत्री को या राजा को कि ये टाइम खराब करने नहीं आया है, ये कुछ ऐसी सूचना लाया है कि अगर मैंने बात नहीं सुनी तो हो सकता है मेरा खराब टाइम शुरू हो जाए। तो महामात्या स्पर्श गुप्तचर विभाग का प्रधान। आपको ध्यान होगा वैदिक साहित्य में स्पर्श शब्द आया था गुप्तचर के लिए, तो शब्दावली थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ वही चल रही है। इसके बाद मौर्य प्रशासन की जो सबसे खास बात थी, मौर्य प्रशासन एक सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष नियंत्रण राजा का अपने अधिकारियों के ऊपर, अपने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, प्रांतीय प्रशासन के ऊपर, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी सीधे केंद्र से हो रहा था। तो मंत्रियों की नियुक्ति राजा कर रहा है, तीर्थ की नियुक्ति राजा कर रहा है, अध्यक्ष की नियुक्ति राजा कर रहा है। जो मौर्य प्रोविंसेज हैं वहां पर जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति राजा कर रहा है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन एक बहुत ही जूनियर लेवल का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जिसके जिम्मे 10 गांव हैं, जिसको गोप कहा जाता था,
उसका अपॉइंटमेंट भी सेंटर से हो रहा है। तो अति केंद्रीकृत जो व्यवस्था थी बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड थी। मौर्य प्रशासन जो है वो 5 टेरिटरीज में डिवाइड था, या ये कहिए कि मौर्यों ने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को 5 हिस्सों में बांट रखा था। जो केंद्रीय टेरिटरी थी, जो केंद्रीय क्षेत्र था जहां पर खुद राजा बैठता था, वो प्राची या प्रासी या पूर्वी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो प्रासी या पूर्वी प्रदेश और राजधानी पाटलिपुत्र। तो प्रीलिम्स में ये एक पैटर्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्यकालीन प्रांत नहीं था, प्रोविंस नहीं था, स्टेट नहीं था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी कैपिटल कहां थी। तो प्रासी जहां से केंद्रीय नियंत्रण होता था, राजधानी पाटलिपुत्र। इसके बाद उत्तरापथ, नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका, राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में पहले भी शायद जिक्र हुआ होगा 16 महाजनपद पढ़ते समय। एक मान्यता के अनुसार तक्ष, भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर का निर्माण शिलाओं से किया, पत्थरों से किया, इसलिए तक्षशिला। दक्षिणापथ, दक्षिण भारत वाला इलाका, राजधानी सुवर्णगिरी, कर्नाटक के आसपास। अवंती राष्ट्र, मध्य क्षेत्र, राजधानी उज्जैन, मालवा, मध्य प्रदेश वाला इलाका। और कलिंग को एक प्रांत बनाया गया, वहां विद्रोह भी हुआ था, राजधानी तोसली। तो आपको मौर्यकालीन 5 प्रांत याद होने चाहिए, उनकी राजधानी याद होनी चाहिए। अब जो मौर्यकालीन प्रशासन है उसमें प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी कम है। जो मौर्यकालीन प्रशासन को जानने के सोर्स हैं हमारे अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखा, और मेगस्थनीज की इंडिका, और इन दोनों को आधार बना करके बाद में चाहे विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा हो या अन्य कोई किताब, उन सबसे हमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी मिलती है, नहीं के बराबर। तो जो मौर्य प्रांत हैं वहां पर एक राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी, और उसके लिए शब्द है कुमार। तो मौर्यों का प्रशासनिक विभाजन यहां पर आपके सामने है, लंबा चौड़ा प्रशासनिक विभाजन है। ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक विभाजन याद करिए, कुल यानी परिवार, ग्राम, विष और जन या राष्ट्र खत्म, यानी जनसंख्या कम थी, साम्राज्य बड़ा छोटा सा था, साम्राज्य था ही नहीं। लेकिन यहां पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, एरिया भी बहुत बड़ा है, तो निश्चित तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ गई हैं। तो केंद्र जहां पर राजा सर्वोच्च है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रांत, मैंने आपको बताया कि मौर्य प्रशासन में 5 प्रांत थे, केंद्र को छोड़ दें तो 4। प्रांतपति या प्रांत का जो गवर्नर होता था उसको बोलते थे कुमार। आमतौर पर ये रॉयल फैमिली से होता था, राजा का पुत्र होता था, या फिर परिवार का ही कोई सदस्य होता था। कोशिश यही की जाती थी कि ये पद परिवार में रखा जाए। हालांकि एक्सेप्शन भी थे, कई बार स्थानीय परिस्थितियों को भी देखना पड़ता था। तो आप चंद्रगुप्त मौर्य के जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहां पर पुष्यगुप्त है उसका जो गवर्नर है, और वो लोकल है, स्थानीय है, वो मौर्य परिवार का हिस्सा नहीं है। हमें पता है कि अशोक बिंदुसार के समय में अवंती का गवर्नर था, उपराजा कहा गया है। कुमार कितने शक्तिशाली हो सकते थे, क्योंकि देखिए जो प्रांतीय प्रशासन है तो सब कुछ राज्यपाल के हाथ में है। तो मौर्यों ने क्या किया था कि यहां पर कुमार की मदद के लिए मंत्री परिषद दी थी, और एक अंतर रखा था केंद्रीय और राज्य मंत्री परिषद के अधिकार में।
मौर्यों की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद थी वो राजा के सलाहकार थे, वो राजा को सलाह दे सकते थे। राजा निरंकुश था, अंतिम निर्णय राजा को लेना था कि वो अपने मंत्रियों की सलाह मानेगा या नहीं मानेगा। वैसे राजा को मंत्रियों की सलाह माननी चाहिए, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत प्रांतों में मौर्यों ने नियम बदल दिया था कि अगर कुमार यानी कि जो प्रांतपति है उसके फैसले के खिलाफ मंत्रिपरिषद एकजुट है, अर्थात मंत्रिपरिषद कुमार के फैसले का विरोध कर रही है, तो फिर वो फैसला नहीं हो पाएगा, फिर वो मामला केंद्र में जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि इस कुमार की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण लगा रहे। तो एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। प्रांतों को मंडलों में बांटा गया था। मंडल जैसे कमिश्नरी आजकल होती हैं, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको प्रदेष्टा और प्रादेशिक, हमें अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक शब्द मिलता है, तो प्रदेष्टा प्रादेशिक दोनों ठीक है। अब आप देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रदेष्टा नाम जो है वो मंडल का प्रमुख अधिकारी भी है, और प्रदेष्टा नाम ही हमें मिलता है कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी। कंटक शोधन अर्थात जो फौजदारी न्यायालय थे, जहां पर चोरी डकैती हत्या इस तरह के मामले देखे जाते थे, राजद्रोह, उसका जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो प्रदेष्टा है, और प्रदेष्टा ही मंडल का अध्यक्ष भी है। तो जो पेपर सेटर हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं। मंडल विभाजित किए गए थे आहार में या विषय में, आधुनिक जिलों की तरह। तो आहार या विषय का मतलब क्या हो गया? जिला। मंडल हो गए जैसे आजकल मंडल होते हैं, और विषयपति या स्थानिक, ये दो शब्द हमें मिलते हैं जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है जिले में, उसके लिए। अब विषय जो है उसका विभाजन ग्राम तक किस प्रकार से हुआ है? 800 ग्राम का जो समूह है वो स्थानीय है, फिर 400 ग्राम का समूह द्रोणमुख है, 200 ग्राम यानी कि 200 गांव खारवटिक के नाम से इकट्ठे कर दिए गए हैं, और 10 गांव सबसे छोटी यूनिट है गांव के ऊपर, वो संग्रहण है। 10 गांव को कहा गया है एक संग्रहण, और उसका प्रधान अधिकारी है गोप। ये जो पूरा विभाजन है स्थानीय से लेकर के संग्रहण तक का, ये स्पेशली रेवेन्यू पर्पज से है, टैक्स कलेक्ट करने के हिसाब से है। ये पूरा विभाजन राजस्व। अर्थशास्त्र को जब पूरा पढ़ा जाता है तो उसमें बहुत कुछ है, विदेश संबंध से लेकर के और कैसे एक देश को मजबूत बनाया जाए, लेकिन जो आधार है कि कैसे अर्थव्यवस्था देश की, राजा के खजाने को कैसे भरा जाए, तो आपको इस क्रम को याद रखना है। केंद्र, प्रांत, मंडल, आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। कोई डाउट है यहां पर? चलिए, इसके बाद जो मौर्य काल में बड़े नगर हुआ करते थे, हमारे पास एकमात्र एग्जाम्पल पाटलिपुत्र का है। हालांकि हमें अच्छे से पता है मौर्य काल में तक्षशिला हो, सुवर्णगिरी हो, तोसली हो, उज्जैनी हो, कम से कम जो प्रांतों की राजधानियां थीं वो अपने समय के महानगर रहे होंगे। हमारे पास उदाहरण जो है नगर प्रशासन में, कि नगर प्रशासन को चलाने के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी। हमारे पास ये एग्जाम्पल है पाटलिपुत्र का, और इसका सोर्स क्या है? सोर्स है इंडिका, और इंडिका आप जानते हैं मेगास्थनीज की रचना है। हमने अभी तक के अपने लेक्चर में मेगास्थनीज को डिटेल में नहीं देखा है, तो हम इसके बाद मेगास्थनीज को भी पढ़ेंगे
कि उसने क्या क्या जानकारियां दी हैं। अभी बीच बीच में जो जानकारियां आ जाएंगी उसको लेते रहिए। तो नगर प्रशासन कैसे होता था, पाटलिपुत्र के बारे में मेगस्थनीज जानकारी देता है। वही मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत है। तो मेगस्थनीज ये कहता है कि 30 सदस्यों की एक समूह था जो 6 समितियों में डिवाइड था। 6 अलग अलग समितियां थी। यहां पर आप 6 की 6 समितियों के नाम देख पा रहे हैं। आपसे परीक्षा में 2 चीजें पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में। पहला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं थी, तो यह आसान प्रश्न होगा, 6 के 6 नाम याद कर लीजिए। दूसरा, इनका सब्जेक्ट, इनका विषय क्या है, अर्थात क्या कार्य करती थी ये। तो जो शिल्प कला समिति है ये मोटे तौर पर एक नगरपालिका जैसी लगती है। इसका जो मुख्य कार्य था वो था नगर की साफ सफाई रखना, मार्गों का निर्माण करना, भवनों का निर्माण करना। तो एक तरह से नगर निर्माण ही ले लीजिए, मेंटेनेंस, सफाई व्यवस्था, ये सब काम इनके जिम्मे थे, शिल्प कला समिति के जिम्मे थे। तो अगर आप नहीं पढ़ करके जाएंगे और ऐसे ही मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करके एग्जाम में जाएंगे तो नाम से आइडिया नहीं लग पाता। शिल्प कला, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो नगर निर्माण, भवन, ये सब। विदेश समिति, विदेश समिति पाटलिपुत्र में जो विदेशी आते थे, विदेशी नागरिक, अब निश्चित तौर पर पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की, वहां पर राजदूत भी आते थे। हम मेगस्थनीज को जानते हैं, आगे डायमेकस आएगा, लेकिन इनकी संख्या तो गिनी चुनी थी। तो फिर कौन विदेशी नागरिक जो उस दौर में आ रहे थे? ट्रेडर्स, व्यापारी। तो मौर्य काल में जो विदेशी व्यापारी पाटलिपुत्र में आते थे, ये विदेश समिति उनके रहने खाने, उनके बीमार हो जाने की स्थिति में उनके दवा देखभाल, इसके साथ साथ अगर दुर्भाग्य से मान लीजिए मृत्यु हो जाए तो उनकी परंपरा के अनुसार उनका समाधान कर देना, ये सब काम इस विदेश समिति के जिम्मे था। और इसका एक अप्रत्यक्ष जो लाभ था वो ये भी था कि व्यापारी ही है ना, ऐसा तो नहीं कोई गुप्तचर आ गया है व्यापारी के भेष में। तो विदेशी नागरिकों पर यह समिति निगाह भी रखती थी और उनकी देखभाल भी करती थी। तीसरी थी जनसंख्या समिति। क्या जनगणना होती थी मौर्य काल में? जन्म और मृत्यु का एक रजिस्टर तैयार किया जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो प्रमुख नगर थे वहां पर चाणक्य चाहते थे कि हमारे पास एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड रहे, फिर भले ही वो टैक्स के पर्पज से ही क्यों ना हो, राज्य की सुरक्षा और टैक्स। तो जन्म मृत्यु का रजिस्टर जनसंख्या समिति के जिम्मेदारी थी। उद्योग और व्यापार चौथी समिति थी। उद्योग व्यापार समिति का मुख्य कार्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उद्योग और व्यापार की देखरेख करना और
वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण, कि कोई चीज बहुत ज्यादा कीमत पर तो नहीं बेची जा रही है, ये सब इसके काम थे। वस्तु निरीक्षक समिति। तो वस्तु निरीक्षक समिति मोटे तौर पर बाजार में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट की जांच पड़ताल के लिए थी। यहां पर थोड़ा रेवेन्यू पर्पज भी है। खाने पीने के सामान में मिलावट यानी उस जमाने में भी थी, तो एक तो उसको पकड़ना, लेकिन यहां पर एक और भी मैटर था कि मान लीजिए दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, एक स्थानीय है, एक विदेशी है। विदेशी का मतलब किसी दूसरे प्रांत से आ रही है, और जो दुकानदार है वो दोनों को मिक्स कर दे रहा है। उसको लाभ क्या है? राज्य का नुकसान है, क्योंकि एक वस्तु के ऊपर ज्यादा कर है, एक वस्तु के ऊपर कम कर है। तो इस तरह से करों की चोरी ना हो जाए, तो यहां पर एक उद्देश्य निश्चित तौर पर मिलावट को रोकना है, लेकिन साथ ही साथ इसके माध्यम से करों की चोरी ना हो वो भी देखना है। और अगर करों की चोरी पकड़ ली गई तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि मौर्य काल में कर चोरी पर आप बस फांसी पर ही लटका दिए जाएंगे। मृत्युदंड। पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में कर चोरी को लेकर के इतना कठोर दंड नहीं देखा गया जितना मौर्य काल में है। हालांकि जो वर्णन है पूरा नगर प्रशासन का, ये मेगस्थनीज ने किया है, और हम अच्छे से जानते हैं कि मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य समाज, मौर्य समकालीन जो भी जीवन है उसके बारे में काफी जानकारी है, लेकिन उसमें कई जगहों पर गलत बयानियां भी हैं, मेगस्थनीज को गलत फहमियां भी हुई हैं। तो इसमें 19-20 हो सकता है कि जैसा मेगस्थनीज ने लिखा है बिल्कुल वैसा ना हो, लेकिन हाँ ये उसके आसपास जरूर है। फिर प्रीलिम्स में तो सीधे सीधे प्रश्न है, तो ये आप याद करेंगे।